हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 13 ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। एंड आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशंस। ये टॉपिक दो पार्ट्स में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर। फेडरल इन नेचर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में देयर विल बी डिवीजन ऑफ पावर एंड दिस विल बी डन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब कौन कौन सी पावर का डिवीजन हमें देखने को मिलता है, यह इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट होगा लेजिस्लेटिव पावर्स, सेकंड एग्जीक्यूटिव पावर्स, थर्ड फाइनेंशियल पावर्स। अब आप लोग सोचोगे कि जुडिशरी कहां पे गई? तो देखो, हमारे यहां पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है जो कि सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज को इन्फोर्स करते हैं। तो एज सच देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर, है ना, सेंटर स्टेट के बीच में। जहां तक हम बात करते हैं जुडिशरी की, तो कोई भी पावर का डिवीजन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि सेंटर स्टेट के बीच में किस तरह से लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस हैं। ओके, तो दिस इज पार्ट 1 ऑफ आवर लेक्चर एंड दिस इज पार्ट 2। तो आज हम फोकस करेंगे लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस, जो कहां पे मिलेंगे? आर्टिकल नंबर 245 टू आर्टिकल नंबर 255 इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए हुए हैं। अब देखो, जब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस, तो इसमें हमारा स्कोप क्या होगा? तो बेसिकली 4 डायमेंशंस हैं जो हमें समझनी होंगी। नंबर 1, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट, जो स्टेट असेंबली की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, तो उन पावर्स का टेरिटोरियल लिमिट क्या होगा? ठीक है, कितने एरिया पे एप्लीकेबल होंगे, ये देखना होगा। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। पार्लियामेंट के पास किन सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की पावर होगी, स्टेट असेंबली के पास किन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की पावर होगी, यह देखना होगा। देन क्या ऐसा कोई केस बनता है क्या जहां पे स्टेट लिस्ट आइटम पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती हो, यह भी देखेंगे। एंड स्टेट लेजिस्लेशन, फॉर एग्जांपल कोई स्टेट बिल है या कोई लॉ है, क्या उस पे सेंटर का कंट्रोल देखने को मिलता है क्या? तो ये 4 डायमेंशंस हैं जो हम कवर करेंगे इन लेजिस्लेटिव रिलेशंस। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। मींस लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं उनकी टेरिटोरियल लिमिट क्या होंगी, पार्लियामेंट्री लॉ कहां पे एप्लीकेबल होगा, स्टेट असेंबली का लॉ कहां पे एप्लीकेबल होगा, देख लेते हैं। तो द पार्लियामेंट्री लॉ वो कहां पे एप्लीकेबल होगा? होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होगा? आर्टिकल नंबर 1 को याद करो। दिस इज स्टेट्स, यूटी एंड एनी फ्यूचर टेरिटरी। याद आ रहा है? कहां पे मिलता है ये? आर्टिकल नंबर 245, याद रखना। और जहां तक स्टेट असेंबली की बात है, स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। ओके, तो जैसे राजस्थान के लिए या उसके किसी पार्ट के लिए आप लॉ बना सकते हो।
अब देखो इसमें एक चीज हमें समझनी होगी कि द लॉज मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर दे आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट, बट एक एक्सेप्शन है when there is a sufficient nexus between the state and the object। तो इस केस में स्टेट असेंबली जो लॉ बना रही है वो आउटसाइड द स्टेट भी एप्लीकेबल होता है, एंड इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। इसका एग्जांपल देता हूं। मान लो कि कोई एक बिजनेसमैन है जो कि राजस्थान में रहता है, राजस्थान में, बट इनका जो बिजनेस है वो मान लो महाराष्ट्र में है, एंड वहीं से इनको मेन प्रॉफिट होता है। कहां से? महाराष्ट्र। तो मेन प्रॉफिट यहीं से होता है, बट रहता कहां पे? राजस्थान में है। तो कायदे से जो राजस्थान असेंबली के लॉज हैं वो एप्लीकेबल होंगे, बट सिंस प्रॉफिट कहां से अर्न कर रहे हो? महाराष्ट्र से अर्न कर रहे हो, तो जो महाराष्ट्र की असेंबली है वो लॉ बना के आपसे टैक्स ले सकती है, आप मना नहीं कर सकते। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, बिकॉज सफिशिएंट नेक्सस देखा गया है बिटवीन स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट। ओके, ये चीज ध्यान रखना। तो हमने ये देखा कि पार्लियामेंट की क्या पावर होंगी, स्टेट की क्या पावर होंगी। देन व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, मींस आउटसाइड द टेरिटरी। तो ये पावर केवल और केवल पार्लियामेंट के पास होगी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। अब सेकेंड डायमेंशन आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, मींस पार्लियामेंट किन सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, स्टेट असेंबली किन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। दिस इज आर्टिकल नंबर 246 एंड 7th शेड्यूल। तो हम सभी को पता है कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई हैं। लिस्ट नंबर 1 जो कि यूनियन लिस्ट है, लिस्ट नंबर 2 जो कि स्टेट लिस्ट है, एंड लिस्ट नंबर 3 जो कि कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट। अब जो यूनियन लिस्ट है इसमें शुरू में 97 सब्जेक्ट थे, अभी कितने हो गए? 98। स्टेट लिस्ट में शुरू में 66 थे, अभी कितने हो गए? 59। एंड कॉन्करेंट में 47 शुरू में थे, अभी 52 हो गए हैं। तो नंबर्स याद कर लेना। ओके, अब आर्टिकल 246 क्या कहता है कि पार्लियामेंट विल हैव एक्सक्लूसिव पावर, मींस किसी और के पास नहीं होगी, टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन लिस्ट। तो ये जो 98 सब्जेक्ट्स हैं ना जो यूनियन लिस्ट में है, इन पे केवल और केवल पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। ओके, सेकंड क्या है? स्टेट असेंबली इन नॉर्मल सिचुएशन विल हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट आइटम। तो ये जो 59 सब्जेक्ट्स हैं ना, नॉर्मल सिचुएशन में इन पे लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर स्टेट असेंबली के पास होगी, बट फोकस करो यहां पे इन नॉर्मल सिचुएशन। तो जब ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं रहेगी तब पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है, और ये भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो इन नॉर्मल सिचुएशन स्टेट असेंबली के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है, एंड ये भी एक यूनिटरी फीचर है। ओके, इसके अलावा जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो ये जो 52 जो आइटम्स है ना, इस पे पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट असेंबली भी लॉ बना सकती है। अब देखो यूनियन लिस्ट में कौन से आइटम है? यूनियन लिस्ट फॉर एग्जांपल आपका डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि वो सारे मैटर्स जो नेशनली इंपॉर्टेंट हैं एंड जहां पे थ्रू आउट द टेरिटरी एक यूनिफॉर्मिटी रिक्वायर्ड है, तो वो सारे आइटम्स कहां मिलेंगे? यूनियन लिस्ट में। अब देखो करेंसी है,
तो सेम करेंसी हर जगह चलेगी और वही होना भी चाहिए, तो ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है। सेकंड क्या है, स्टेट लिस्ट। फॉर एग्जांपल पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। इस तरह के जो आइटम्स है ये कहाँ मिलेंगे, स्टेट लिस्ट में मिलेंगे। तो मीन्स वो सारे आइटम्स जो लोकली रीजनली इंपॉर्टेंट हैं एंड जहां पे डाइवर्सिटी परमिसिबल है, वो सारे आइटम्स आपको मिलेंगे लिस्ट नंबर 2 में। वो क्या है, स्टेट लिस्ट। ओके। एंड थर्ड क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। फॉर एग्जांपल मैरिज, डाइवोर्स, फैमिली प्लानिंग। तो ये कौन से आइटम्स हैं, ये वो आइटम्स हैं जो नेशनली इंपॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंस हैं, बट यहां पे यूनिफॉर्मिटी रिक्वायर्ड है लेकिन असेंशियल नहीं है। आप डाइवर्सिटी परमिट कर सकते हो। तो ये सारे आइटम हमें मिलते हैं लिस्ट नंबर 3 में, जो है कॉन्करेंट लिस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके। अब आता है जीएसटी। जीएसटी पे कौन लॉ बना सकता है वो भी देख लेते हैं। तो भाई देखो, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली विल हैव द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोज्ड बाय यूनियन और बाय स्टेट। तो दोनों के पास ये पावर है। ओके। लेकिन जब बात आती है इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स की, तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है। केवल पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। इसको याद रखना, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके। अब आते हैं रेजिडोरी पावर्स पे, एंड दिस इज आर्टिकल नंबर 248। तो भाई हमने देखा कि 3 लिस्ट है, बट ऐसा हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो किसी भी लिस्ट में नहीं दिया हो। भाई हर चीज तो आप विजुलाइज नहीं कर सकते हो ना, तो वो हो जाएगा रेजिडोरी पावर। ये किसके पास होगी, तो भाई ये पावर होगी पार्लियामेंट के पास। ठीक है, ये पावर किसके पास है, ये पावर है पार्लियामेंट के पास। अब देखो, अगर हम यहां पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें केवल और केवल पावर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट मेंशन की गई हैं। ओके। तो जो रेजिडोरी पावर्स हैं वो किसके पास है, स्टेट्स के पास है। अगर हम बात करें कनाडा की, कनाडा, तो यहां पे डबल एन्यूमरेशन हमें देखने को मिलता है। किस तरह से, एक तो है फेडरल लिस्ट और एक है प्रोविंशियल लिस्ट। और जो रेजिडोरी आइटम्स हैं, जो पावर है, वो किसके पास है, वो सेंटर के पास है। ओके। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो 3 फोल्ड डिवीजन था, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और इस केस में जो पावर्स थी, रेजिडोरी पावर्स, वो किसके पास थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। बट अभी किसके पास है, ये पावर्स है सेंटर के पास। ठीक है, सेंटर के पास पावर है। तो ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इस एस्पेक्ट में हम किसको फॉलो कर रहे हैं, कनाडा को फॉलो कर रहे हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसको रब कर देते हैं। तो द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू रेजिडोरी सब्जेक्ट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, इसके अलावा जो टैक्सेस होंगे, रेजिडोरी टैक्सेस, वो पावर भी पार्लियामेंट के पास ही होगी। तो परेशान मत होइएगा। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसने क्या किया, स्टेट लिस्ट से 5 आइटम्स कहां पे डाल दिए, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो पहले ये पावर केवल स्टेट के पास थी, अब ये पावर स्टेट प्लस सेंटर दोनों के पास आ गई है लॉ बनाने की। और ये कौन से आइटम्स हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल, बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। तो दोनों ही इस पे लॉ बना सकते हैं। ओके। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से स्टेट लिस्ट में आइटम्स कम हुए हैं, कॉन्करेंट एंड यूनियन में बढ़े हैं।
तो दिस इज अगेन यूनिटरी फीचर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, आगे बढ़े। चलो, अब देखो हमने ये देखा कि एक तो हमारे पास यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है, और इन सब में आइटम्स मेंशन किए गए हैं। अब देखो हो सकता है कि कभी कभी ओवरलैपिंग हो जाए, तो ओवरलैपिंग हो जाएगा तो आप किसको प्रीफर करोगे, किसको प्रायोरिटी मिलेगी, कौन डोमिनेट करने वाला है, तो ये भी देख लेते हैं। तो इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली सिक्योर्स द प्रीडोमिनेंस ऑफ यूनियन लिस्ट ओवर स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ओवर स्टेट लिस्ट। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, यूनियन लिस्ट, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट। तो इन केस ऑफ ओवरलैपिंग ये चीज देखी जाएगी। अब हमने देखा था कि कॉन्करेंट लिस्ट आइटम पे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों ही लॉ बना सकते हैं, तो वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। तो उस केस में सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। तो हर चीज क्लियरली मेंशन कर दिए ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हार्मोनी बनी रहे। तो सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। ओके, लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, वो क्या है देख लेते हैं। देखो, इफ द स्टेट लॉ हैज बीन रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जो स्टेट लॉ है आपने उसको रिजर्व कर दिया है प्रेसिडेंट के लिए और असेंट मिल गया, तब तो वो स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, सेंट्रल लॉ प्रिवेल नहीं करेगा, स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा। बट यहां पे भी एक पेंच है, वो पेंच क्या है, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट ओवरराइड नहीं कर सकती है। ठीक है, स्टिल पार्लियामेंट कैन ओवरराइड सच ए लॉ बाय सब्सिक्वेंटली मेकिंग अ लॉ ऑन द सेम मैटर। तो इसी मैटर पे पार्लियामेंट अगेन लॉ बना सकती है और फिर वो लॉ प्रिवेल करेगा, ये प्रिवेल नहीं करेगा। ओके, वो लॉ प्रिवेल करेगा। ओके, सो दिस इज आर्टिकल नंबर 254 एंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, आगे बढ़े। चलो, अब अगला डायमेंशन है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड। ओके, मींस क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो आइटम्स दिए गए हैं स्टेट लिस्ट में उसमें पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है, एंड टोटल 5 सिचुएशंस हैं। आर्टिकल नंबर 249 व्हेन राज्यसभा पासेस अ रिजोल्यूशन, आर्टिकल 250 नेशनल इमरजेंसी, 252 व्हेन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट, आर्टिकल 253 टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल 356। तो इन सब केसेस में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट आइटम पे। तो ये क्या हुआ, ये एक यूनिटरी फीचर हुआ ना। ठीक है, तो वन बाय वन इन सबको देखेंगे और इन सब पे काफी क्वेश्चंस आते हैं इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 249 की, व्हेन राज्यसभा पासेस अ रिजोल्यूशन। देखो, राज्यसभा को डिक्लेयर करना होगा कि इन नेशनल इंटरेस्ट पार्लियामेंट शुड मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी और मैटर इन स्टेट लिस्ट। तो ये पावर राज्यसभा के पास है, उसको डिक्लेयर करना होगा कि नेशनल इंटरेस्ट में ये जो स्टेट लिस्ट आइटम है इस पे पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए। तो ये डिक्लेयर कौन करेगा, राज्यसभा, और इसके लिए रिजोल्यूशन पास करना होगा, उसके बाद पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट बिकम्स कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज ऑन दैट मैटर। अब ये जो रिजोल्यूशन है इसकी मेजोरिटी इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस किया था पहले भी 249, इट इज 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, ये थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आया हुआ है इस मेजोरिटी को लेके। तो ये जो रिजोल्यूशन है ये इस मेजोरिटी से पास होगा। अब आफ्टर कि लोगों ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद जो रिजोल्यूशन है दिस विल रिमेन इन फोर्स फॉर 1 ईयर। तो हमेशा के लिए फोर्स में नहीं रहेगा,
केवल 1 साल के लिए ये रिजोल्यूशन फोर्स में रहेगा, बट इट कैन बी रिन्यूड एनी नंबर ऑफ टाइम्स बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट ए टाइम। तो 1 साल के लिए फोर्स में रहेगा, आप इसको रिन्यू कर सकते हो कितनी ही बार, लेकिन एक बार में मैक्सिमम 1 साल के लिए आप रिन्यू कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। मींस पीरियोडिक रिन्यूअल आप कर सकते हो। ओके, अब ये तो बात हुई रिजोल्यूशन की, अभी तक लॉ नहीं बना है। ओके, तो जब रिजोल्यूशन फोर्स में होगा पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, और वो जो लॉ है वो कब तक वैलिड रहेगा, कब तक इफेक्टिव रहेगा? एक्सपायरेशन ऑफ 6 months आफ्टर द रिजोल्यूशन हैज सीज्ड टू बी इन फोर्स। इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। देखो, दिस इज 1 ईयर, तो शुरुआत में क्या हुआ, रिजोल्यूशन पास हो गया, ठीक है, तो ये 1 साल तक फोर्स में रहेगा। अब इस ड्यूरेशन में कभी भी पार्लियामेंट उस स्टेट लिस्ट आइटम पे लॉ बना सकती है। मान लो कि 6 मंथ के बाद पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, अब ये लॉ कब तक फोर्स में रहेगा? बेसिकली यहां से भी 6 मंथ काउंट कर लो, क्योंकि यहां तो 1 साल का पीरियड एंड हो गया, अब रिजोल्यूशन फोर्स में नहीं है, तो इससे भी 6 मंथ पीरियड आपको काउंट करना पड़ेगा। तो इस पीरियड तक ये लॉ फोर्स में रहेगा, और ये तब है जब उसको रिन्यू नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। ओके, सो द लॉ सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ। ओके, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो जो स्टेट लिस्ट आइटम है उस पे स्टेट असेंबली लॉ नहीं बना सकती। वो बना सकती है, डेफिनेटली बना सकती है, लेकिन अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है तो पार्लियामेंट्री लॉ विल प्रिवेल। ठीक है, तो सुपीरियर पोजीशन किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड क्या है? व्हेन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट, दिस इज आर्टिकल नंबर 252, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भी देखो यहां पे क्या होगा, व्हेन लेजिस्लेचर ऑफ 2 or more स्टेट्स, मतलब एक से काम नहीं चलेगा, 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। स्टेट असेंबली दे आर पासिंग रिजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू इनेक्ट लॉज ऑन मैटर इन स्टेट लिस्ट। तो यहां पे कहानी थोड़ी अलग है। यहां पे जो स्टेट असेंबली है 2 या 2 से ज्यादा, वो रिजोल्यूशन पास कर रही है किस बारे में? कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट आइटम पे लॉ बनाए। ओके, अब इसके बाद पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर रेगुलेटिंग दैट मैटर। अब देखो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अ लॉ सो इनेक्टेड अप्लाइज ओनली टू दोज स्टेट्स जिन्होंने रिजोल्यूशन पास किया है। मान लो राजस्थान और गुजरात ने पास किया है, तो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया होगा वो इन्हीं 2 पे एप्लीकेबल होगा, बाकी पर नहीं लगेगा। बट जो दूसरे स्टेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं? वो अडॉप्ट कर सकते हैं बाय पासिंग रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, तो वो बाद में कर सकते हैं। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सच ए लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपील्ड ओनली बाय पार्लियामेंट एंड नॉट बाय लेजिस्लेचर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट्स। देखिए यहां पे आप अपनी पावर सरेंडर कर रहे हो। जो लॉ बन गया ना, उस लॉ को अमेंड कौन करेगा? पार्लियामेंट। उस लॉ को रिपील कौन करेगा? पार्लियामेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मींस जो स्टेट असेंबली है उसने अपनी पावर सरेंडर कर दी है, अब वो कुछ नहीं कर सकती। अब जो भी करना होगा पार्लियामेंट को करना होगा। एंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या है? टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, आर्टिकल नंबर 253। देखिए, इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी आइटम पे लॉ बना सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, और ऐसा काफी बार किया भी है। ओके, सो दिस प्रोविजन इनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन एंड कमिटमेंट्स। ओके, सो ये 3 मेथड्स तो मैंने आपको बता दिए। अब 2 मेथड कौन से हैं? एक तो नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। तो ये हम कब करेंगे? जब इमरजेंसी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे इसको काफी डिटेल में हम लोग करेंगे। इसको अभी मैं यहां पे स्किप कर रहा हूं। ओके, इमरजेंसी
जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी भी देखेंगे एंड प्रेसिडेंट रूल भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। तो लेजिस्लेटिव पावर्स का डिवीजन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, और ये कहाँ पे दिए हुए हैं, आर्टिकल नंबर 256 टू आर्टिकल नंबर 263। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर मीन्स जो लॉ बन गया है उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, किसके पास क्या पावर होंगी, ये अब हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला प्रोविजन है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो कहां तक एक्सटेंड होंगी, टू होल ऑफ इंडिया। बट किन मैटर्स पे, टू द मैटर्स ऑन विच पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन। तो जिन मैटर्स पे पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने की, उनको इंप्लीमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, और ये क्या है, यूनियन लिस्ट आइटम। ओके, इसके अलावा टू द एक्सरसाइज ऑफ राइट्स अथॉरिटी जुरिडिक्शन कन्फर्ड ऑन इट सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एनी ट्रीटी एग्रीमेंट, तो उसके लिए पावर एक्सटेंड हो सकती है। अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड टू इट्स टेरिटरी, जैसे कि स्टेट की टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स ऑन विच स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन। और ये किस में होगा, स्टेट लिस्ट आइटम पे होगा। ठीक है, तो जो स्टेट लिस्ट आइटम है उन पे एक्सक्लूसिव पावर होती है स्टेट के पास लॉ बनाने की, और उनको इंप्लीमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ये उनकी पावर होगी, एग्जीक्यूटिव पावर। ओके, अब बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की। तो भाई कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिसपे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो भाई इंप्लीमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद स्टेट्स एक्सेप्ट व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और अ पार्लियामेंट्री लॉ स्पेसिफिकली कन्फर्स इट ऑन द सेंटर। ठीक है, तो जनरली स्टेट गवर्नमेंट की पावर होगी, बट इसमें एक्सेप्शन है, पार्लियामेंट्री लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू सेंटर को यह पावर दी जा सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे असेंशियल कमोडिटी एक्ट है, तो बेसिकली ये कॉन्करेंट लिस्ट आइटम है, बट इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि दिस इज द प्रोविजन। तो ये लॉ बनाया किसने, पार्लियामेंट ने बनाया है, और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट किसी को नहीं, चलो अब देखो आर्टिकल 256 एंड 257, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी एग्जीक्यूटिव पावर बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के थ्रू आउट द टेरिटरी एक्सरसाइज किया जा सके, तो इसके लिए स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव पावर पे दो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। क्या रेस्ट्रिक्शन है, सबसे पहला, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट इज टू बी एक्सरसाइज इन सच ए वे टू इंश्योर कॉम्प्लायंस विद लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, आपको ध्यान रखना होगा कि पार्लियामेंट्री लॉ क्या है उसको कॉम्प्लाई करना है, एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच अप्लाई इन द स्टेट, दिस इज फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन। सेकंड क्या है, नॉट टू इम्पीड, इम्पीड मतलब रोकना, नॉट टू इम्पीड और प्रिजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर इन द स्टेट। तो भाई सबसे सिंपल सी बात यह है जो आपको ध्यान रखनी होगी कि जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है आप उसको इंपीड नहीं कर सकते हो, पार्लियामेंट्री लॉ को आपको कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है उसको एक्सरसाइज किया जा सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन बोथ द केसेस एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर एक्सटेंड्स टू गिविंग सच डायरेक्शन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे सकती है, और इन डायरेक्शंस को आपको फॉलो करना ही होगा। अगर आप नहीं करोगे तो 356, 365 प्रेसिडेंट रूल लग सकता है।
ओके, सो डायरेक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दे सकती है, उन डायरेक्शंस को आपको फुलफिल करना होगा, उनको मानना होगा, अदरवाइज प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये दो जो सिचुएशन हमने देख ली जहां पे डायरेक्शन आप दे सकते हो, बट इसके अलावा भी केसेस हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकती है, जैसे कि फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन बाय द स्टेट, सेंटर आपको डायरेक्ट कर सकता है। मेजर्स टू बी टेकन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन दे सकती है। द प्रोविजन ऑफ एडिकेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल, इसका आर्टिकल क्या है ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन स्टेट, तो इन सबके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है और आपको फॉलो करना होगा, अदरवाइज क्या होगा, वही इमरजेंसी लग सकती है। ओके, सो दिस इज 256 एंड 257। ओके, अब अगला टॉपिक आता है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन। देखो हमने ये देखा कि सेंटर स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर है उसका डिवीजन है, बट ये डिवीजन काफी रिजिड है। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो अपनी पावर स्टेट असेंबली को नहीं दे सकती है कि स्टेट असेंबली किसी यूनियन लिस्ट के आइटम पे लॉ बना रही है, ऐसा नहीं हो सकता। एंड किसी सिंगल स्टेट की रिक्वेस्ट पे पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट आइटम पे लॉ नहीं बना सकती है, ये हमने देखा। तो काफी रिजिड डिवीजन है। अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ इसी तरह से है, बट देखिए अगर वो भी रिजिड हो जाएगा तब तो कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां पे म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस का प्रोविजन दिया हुआ है आर्टिकल 258 एंड 258 ए, मींस जो पार्लियामेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपनी पावर डेलीगेट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर डेलीगेट कर सकती है, तो वो चीज हम देख रहे हैं। ओके, तो दिस इज आर्टिकल नंबर 258 एंड 258 ए। ओके, सो पहला प्रोविजन क्या है, प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो यहां पे कंसेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट विद कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट टू दैट गवर्नमेंट एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ सेंटर, ठीक है। भाई देखो ऐसा क्यों किया जा रहा है, अगर हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज है, पैसा है, एक्सपर्टीज है, बट ग्राउंड पे कौन है, ग्राउंड पे तो स्टेट गवर्नमेंट है। तो इस वजह से जो पावर्स है उनको डेलीगेट किया जा सकता है। तो इसके तरीके क्या है, एक तो कंसेंट से, एक बिना कंसेंट से। कंसेंट में पहला तरीका क्या है, प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिसको आपको ट्रांसफर करना है उसकी सहमति होना जरूरी है। इंटरेस्ट टू दैट गवर्नमेंट एनी ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द सेंटर। ओके, सेंटर के एग्जीक्यूटिव फंक्शन को आप डेलीगेट कर सकते हो लेकिन कंसेंट से। वहीं गवर्नर विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट के एग्जीक्यूटिव फंक्शन को डेलीगेट कर सकते हैं, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, अगेन विद कंसेंट। आई होप दिस इज क्लियर। तो कंसेंट से आप म्यूचुअल डेलीगेशन कर सकते हो एग्जीक्यूटिव पावर का, और क्यों वो मैंने आपको बता दिया। बट क्या विदाउट कंसेंट भी पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, बट ये पावर प्रेसिडेंट या गवर्नर की नहीं होती है, ये होती है पार्लियामेंट की पावर। तो अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट कैन कन्फर पावर ड्यूटीज ऑन स्टेट, ठीक है। तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, उस लॉ में स्पेसिफाई कर सकती है कि जो इंप्लीमेंट करने की पावर है वो किसके पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। ओके, तो ये विदाउट कंसेंट है, लेकिन यहां पे प्रेसिडेंट नहीं है, यहां पे पार्लियामेंट है। तो ये पावर पार्लियामेंट की है, बट इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, मींस जो स्टेट असेंबली है उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके,
अब अगली डायमेंशन आती है कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो यहाँ पे 4 प्रोविजन है जो हमें पढ़ने होंगे कि किस तरह से सेंटर स्टेट के बीच में कोऑपरेशन जो है वो बिठाया गया है। देखिए आर्टिकल नंबर 261 ये क्या बोलता है कि full faith and credit is to be given throughout the territory of India to public act, records, judicial proceedings of center and every state। तो जो भी गवर्नमेंट का डेटा है, रिकॉर्ड्स हैं, उनको फुल फेथ एंड क्रेडिट दिया जाएगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस इज आर्टिकल नंबर 261। देन 262, अगर कोई इंटर स्टेट रिवर वैली है, कोई डिस्प्यूट्स वगैरह हैं, तो पार्लियामेंट उसको एडजुडिकेट कर सकती है, ठीक है, उसको रिजोल्व कर सकती है। आर्टिकल 262। 263 क्या है? प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल को स्टेब्लिश कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। ओके, इसके अलावा इंटर स्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के लिए पार्लियामेंट को एक अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है। ओके, तो दिस इज कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो यहीं पे एंड होता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें फैक्चुअल हैं जो आपको याद रखनी होंगी, बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बट कोई नहीं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसको बार बार रिवाइज करिए एंड इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। डेफिनेटली आप लोग लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।